नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य विज्ञान के बारे में, मिलिट्री साइंस के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस, तो आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों बीए के थर्ड सेमेस्टर में नेशनल सिक्योरिटी एंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट्स कर रहे थे, गुरुजी जो है इकाई संख्या 1 डिस्कस कीजिए बीए थर्ड सेमेस्टर सैन्य विज्ञान का। हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर लगातार आपके समक्ष आ रहा होगा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इकाई संख्या 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। एक इकाई में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो सभी चैप्टर्स को यानी कम से कम 4 से 5 चैप्टर होते हैं, तो उन सभी को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर केवल चैप्टर संख्या 1 हमने लिख रखा है। 2027, 28, 29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरल शब्दों में इसको लिखा गया है नोट्स आपके लिए, और सभी यूनिट के नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे आपके लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न भी लास्ट में है, यानी कि इसे यूनिट जब समाप्त होगी आपकी इकाई संख्या 1 से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखे गए हैं। और जब आप चैप्टर ये यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपका लिखित यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी आपके साथ ही साथ में तैयार होते रहेंगे। यानी आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से हर एक चीज समझ में आएगी। कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम दोस्तों चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है, और पहले सिलेबस पूरा आपको बताएंगे। सिलेबस के बाद में दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार इकाई संख्या 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें आपको 8 इकाई में पढ़ना होता है। शुरुआती दोस्तों 4 इकाई पार्ट 1 में, लास्ट की 4 इकाई को पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। सभी को बहुत ही बारीकी के साथ हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी और सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने वाला हूं। बिल्कुल, पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहली इकाई में दोस्तों आपको पढ़ना है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, और राष्ट्र और राज्य की क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझना है। ठीक है, सुरक्षा और रक्षा यानी सुरक्षा क्या होती है, और रक्षा माने डिफेंस होता है, सुरक्षा माने क्या होता है, सुरक्षा माने सिक्योरिटी होता है। तो सुरक्षा अलग शब्द है, रक्षा अलग शब्द है। इन सभी के बारे में मैं डीपली अध्ययन करने वाला हूं। और फिर उसके बाद में उद्गम, अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सभी का उद्देश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, सब कुछ विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा इकाई संख्या 1 में। दोस्तों फिर इकाई संख्या 2 में हम बढ़ेंगे आगे। इकाई संख्या 2 में राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण देखना है, यानी अवधारणा, घटक तथा सुरक्षा और रक्षा नीतियों का निर्माण कैसे होता है और उनके बीच में क्या संबंध है, ये सब हम पूरा डिटेल से देखेंगे। इकाई संख्या 3 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, उसको पढ़ना है। राष्ट्रीय हित क्या होता है, विदेश नीति किसे कहते हैं, कूटनीति क्या होती है, सब कुछ इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ शक्ति संतुलन से क्या तात्पर्य है, सामूहिक सुरक्षा किसे कहते हैं, सामूहिक रक्षा क्या होती है, गुट निरपेक्षता क्या है, निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण जिसको शस्त्र नियंत्रण कहते हैं, ये सब क्या होता है। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों में मात्र थोड़ा सा अंतर होता है। पूरा बारीकी के साथ हम अंतर को भी देखेंगे, क्योंकि प्रश्न अंतर को लेकर के पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इकाई संख्या 4 में दोस्तों पढ़ना है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां और खतरे। इसमें आपको सैन्य खतरे यानी चुनौतियां पढ़नी है, आंतरिक और बाह्य दोनों के बारे में, यानी आंतरिक खतरे क्या, आंतरिक चुनौतियां क्या है, बाह्य खतरे और बाह्य चुनौतियां क्या है, सब कुछ देखेंगे। फिर इसके साथ साथ गैर सैन्य खतरे यानी आंतरिक और बाह्य, जो सैन्य मतलब गैर सैन्य खतरे होते हैं उनके बारे में चर्चा, जैसे साइबर अटैक हो गया या अन्य तमाम प्रकार की चीजें। तो इस तरीके से चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप यह वीडियो देख रहे हैं चैनल पर। हमारे 2 चैनल और है, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और एक का नाम है बीए करिकर। इन सभी को भी मैं पढ़ाता हूँ, मतलब इस पर आपको को करिकुलर वाले कोर्स सभी मिल जाएंगे। आप आराम से देख लीजिएगा, बीए करिकर पर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं महोदय, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। अब अगली यूनिट में आप देखेंगे 5वीं यूनिट में क्या पढ़ना है दोस्तों। 5वीं यूनिट में रक्षा की अवधारणा, खतरे की अवधारणा, रक्षा नियोजन, सुधार, सैन्य, परमाणु और मिसाइल क्षमताएं,
भारत, चीन और पाकिस्तान की क्षमताएं क्या है, इस सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। इकाई नंबर 6 में जनसंहारक हथियारों का प्रसार, जिसको आप WMD कहते हैं। NPT, CTBT क्या है, MTCR, NMD और FMCT, ये सब जो है तमाम प्रकार की नीतियां हैं जो कि जो जनसंहारक हथियार है उनको बढ़ावा भी देती हैं, उनको रोकती भी है। सभी के बारे में विस्तार से देखेंगे। इकाई संख्या 7 में दोस्तों हथियार के बारे में पढ़ना है। हथियारों की जो दौड़ आजकल चल रही है, हथियार सहायता, हथियार व्यापार, लघु हथियारों का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, सब कुछ विस्तार से देखना है। और इकाई नंबर 8 में दोस्तों आपको पढ़ना है राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, उनसे निपटने के तमाम सारे उपाय। तो एक पक्षीय पहल, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्व क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता, महत्व और अनुप्रयोग क्या है, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। टोटल 8 इकाइयों में इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इकाई संख्या 1 के बारे में और इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1 में दोस्तों हम 2 भाग में करके इसको पढ़ेंगे, हालांकि हम एक ही चीज में इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र राज्य, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्र क्या है उसको जानेंगे। आपको मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। ये सारा नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएगा, अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सभी यूनिट के नोट्स ऐसे तैयार किए गए हैं। सारे यूनिट के नोट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों। ये यूनिट जैसे समाप्त हो जाएगी, आप यूनिट पहले देखिए। ये 3rd सेमेस्टर मिलिट्री साइंस का दोस्तों आपका सिलेबस है, सैन्य विज्ञान का। यहाँ पर जब आपका यूनिट खत्म हो जाएगा फिर आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। अब इन सभी, तो एक यूनिट का ये नोट्स आपको मिलेगा। अब ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं, उससे पहले आपको अगर सारे यूनिट के नोट्स प्राप्त करने तो सारे यूनिट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। नोट्स कैसे प्राप्त करना है महोदय, नोट्स प्राप्त करने के लिए करना कुछ नहीं है, मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। केवल सैन्य विज्ञान नहीं, सैन्य विज्ञान के 8 इकाइयों का नोट्स, इसके अलावा आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है या इतिहास है, सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 99 84 0 39 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS कीजिएगा, अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों 3rd सेमेस्टर की फीस की अगर मैं बात करूं तो 3rd सेमेस्टर की फीस कितनी है, 100 रुपए फीस है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप तुरंत SMS कीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे SMS करेंगे आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी QR कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं। आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम यूज करता है तो उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन के माध्यम से आप आराम से फीस जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, जिस नंबर से आपको जुड़ना उसी नंबर से SMS कीजिएगा। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स अपने नंबर से, बॉयज हैं तो बॉयज के नंबर से, मतलब गर्ल्स और बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीज यहाँ पर मिलेगी। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर जब भी क्लास होगी तो उसकी लिंक जाती रहेगी। जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इकट्ठा मिल जाती है, आपको यूट्यूब पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है वो PDF नोट्स। ठीक है, आपको सभी यूनिट के PDF नोट्स यानी इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सारे PDF नोट्स आपको मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में मिलेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। कोई जानकारी आपको चाहिए होगी या तमाम प्रकार की और जानकारी होती है तो वो सब चीजें आप हमसे प्राप्त कर पाते हैं। जब आप हमसे जुड़ते हैं डायरेक्टली आपको चीजें मिलती रहती हैं, तो घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं होती है दोस्तों, और सारी चीजें आपको क्लियर होती रहती है। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो सब कुछ आपको मिलता है, केवल साइकोलॉजी नहीं बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत सभी का आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के नोट्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया है। कुछ बच्चे चाहते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम 3rd एंड 4th इकट्ठा फीस आपके साथ जमा करेंगे, तो क्या हमारे लिए कुछ छूट है? बिल्कुल छूट है। अगर आप 3rd एंड 4th इकट्ठा फीस जमा करते हैं तो 1 साल तक की फीस वैसे तो 200 रुपए होती है। एक सेमेस्टर की फीस कितनी दोस्त? 3rd सेमेस्टर की फीस आप 100 रुपए जमा करेंगे, फिर आप 4th सेमेस्टर के लिए आएंगे तो फिर 4th सेमेस्टर का कितना लगेगा? 100 रुपए लगेगा। तो ऐसे में आपका कितना लग जाता है? 200 रुपए लग जाते हैं टोटल। अगर आप जुड़ते हैं 200 रुपए आपका खर्च नहीं होगा अगर आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं। तो 3rd एंड 4th सेमेस्टर 1 साल तक की फीस मात्र और मात्र दोनों सेमेस्टर की फीस 200 रुपए न लग करके इकट्ठा फीस जमा करने पर 150 रुपए लगती है, तो 50 रुपए की बचत होती है अगर आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे एक सब्जेक्ट की आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं दोस्तों 60 रुपए की थी, कम से कम 5 सब्जेक्ट की आपको सीरीज खरीदनी पड़ेगी, को करिकुलर का, माइनर का, मेजर का, कुल मिला करके।
तो 6×5 30, 300 रुपए की आप मार्केट से सीरीज लाते हैं, ठीक है। अब 300 रुपए की सीरीज एक सेमेस्टर में लाते हैं और 600 रुपए की सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में। अब 600 रुपए की जो चीजें हैं उससे कहीं बेहतर चीज 150 रुपए में आपको मिलती है और व्हाट्सएप ग्रुप और हमसे जुड़ने का मौका भी मिलता है। 300 रुपए की अगर बात की जाए तो 300 रुपए जो दोस्तों जो है यह एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेटर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखते हैं 300 रुपए में जो चीजें आपको मिलती हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मतलब कि 100 रुपए में एक सेमेस्टर का मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप तुरंत एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये एक प्रकार से अब इकाई संख्या 1 को हम थोड़ा सा बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं आप, हेडिंग डालें या न डालें, बस आप तैयार कर लेना इन चीजों को, चूंकि आपको मिल ही जाएगा। राष्ट्र क्या है? नेशन। देखिए, राष्ट्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनमें समान भाषा, समान संस्कृति, समान इतिहास, समान परंपराएं और समान आकांक्षाएं होती हैं। यह भावात्मक एकता पर आधारित होता है। कौन? राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है दोस्तों? इसमें भाषा भी एक जैसी होती है, संस्कृति भी एक जैसी होती है, इतिहास भी उनका एक जैसा, परंपराएं भी ठीक होती है, आकांक्षाएं भी सबकी एक होती हैं और इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते, बंधे होते, वही राष्ट्र होता है। राष्ट्र की प्रमुख परिभाषाओं की अगर बात की तो राष्ट्र की परिभाषाओं में तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। जैसे कि प्रोफेसर गार्नर जो कि बढ़िया राजनीति शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जिसके सदस्यों में एक साथ रहने की इच्छा, क्या होता है? जिसके सदस्यों में एक साथ रहने की इच्छा, समान हित और साझा संस्कृति की क्या होती है? साझा संस्कृति की भावना निहित होती है, ठीक है। ये बात क्या होती है दोस्तों? साझा संस्कृति की इसमें भावना निहित होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो साझा संस्कृति की भावना निहित होती है। साझा माने शेयरेबल जो है कल्चर, यानी कि एक दूसरे के कल्चर दो लोग जो है पसंद करते हैं। तो एक समान हित होता है, सभी एक साथ रहते हैं, तो ऐसा समुदाय राष्ट्र कहलाता है। बर्गेस नाम के विद्वान है E.W. बर्गेस, वो कहते हैं कि राष्ट्र एक स्वाभाविक समूह होता है जो समान परंपराओं यानी कि जो है एक जैसा ट्रेडिशंस होता है, समान वैल्यूज यानी मूल्य भी समान होते हैं, समान जीवन शैली से बंधा होता है, वह एक राष्ट्र कहा जाता है। स्टालिन नाम के विद्वान कहते हैं जे स्टालिन की राष्ट्र भाषा क्षेत्र आर्थिक जीवन, राष्ट्र जो होता है वो क्या होता है? भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन और मानसिक संरचना यानी संस्कृति की एकता पर आधारित होता है और ऐतिहासिक रूप से निर्मित अस्थायी समुदाय होता है, जल्दी भंग नहीं होता है। वहीं अर्नेस्ट रेनन नाम के एक जो है विद्वान है, वो कहते हैं कि राष्ट्र एक आत्मिक यानी स्पिरिचुअल सिद्धांत है जो साझा स्मृतियों यानी सामान्य गौरवशाली अतीत और एक साथ रहने की इच्छा यानी कि जो है उस पर आधारित होता है। तो एक साथ रहने की इच्छा पर डिपेंड होता है, यह राष्ट्र होता है। राष्ट्र की परिभाषा आपने समझी। अब राष्ट्र की महत्वपूर्ण तथ्य ये समझे कि राष्ट्र भावात्मक एकता पर आधारित होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्र एक प्राकृतिक यानी नेचुरल और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है, एक प्रोसेस है जो कि प्राकृतिक चलता है और हिस्टोरिकल एंड नेचुरल प्रोसेस के द्वारा राष्ट्र का निर्माण हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ अलग पहचान होती है, अलग गौरव होता है, संस्कृति भी अलग होती, परंपरा भी अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राष्ट्रों की होती है, ठीक है। राष्ट्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो लिख दीजिएगा। समान भाषा होती है, एक राष्ट्र की एक ही समान भाषा होती है, सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं। समान संस्कृति और समान परंपराएं होती हैं, समान इतिहास और गौरवशाली अतीत होता है, समान मतलब भौगोलिक क्षेत्र भी लगभग में एक जैसा होता है, एकता की भावना और साथ रहने की इच्छा भी राष्ट्र में होती है, साझा हित और समान आकांक्षाएं होती हैं, उसको एक राष्ट्र कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसकी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं, आराम से अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इकाई 1 में ही अगला जो चैप्टर आपका है राज्य क्या होता है। तो राष्ट्र आपने समझा क्या होता है, उसमें समान भाषा, समान हित, सामूहिक एकता सब होता है और हिस्टोरिकल एंड नेचुरल प्रोसेस से तैयार होता है राष्ट्र, ठीक है। अब होता है राज्य। राज्य को स्टेट कहा जाता है, राष्ट्र को नेशन कहा जाता है। राज्य एक सार्वभौम राजनीतिक संगठन होता है। राज्य क्या होता है? स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो निश्चित भूभाग पर काम करता है, यानी इसमें एक जैसे एक दायरा, एक निश्चित भूभाग होता है कि इतना राष्ट्र इनका है, जबकि राज्य का कोई ऐसा दायरा फिक्स नहीं होता है। इसमें जनसंख्या भी इसके अंदर इसी क्षेत्र भूभाग में निवास करती है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये होता है इसमें एक सरकारी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होती है, ठीक है।
और चौथा चीज होती है संप्रभुता, यानी कि सॉवरेनिटी पर आधारित होता है। सॉवरेनिटी यानी कि इस देश का जो मुखिया होता है, सरकार का जो मुखिया होता है, वो किसी दूसरे देश के मुखिया के अंडर में रहकर के काम नहीं करता, वो खुले दिल से काम करता है और अपनी जनता का भरण पोषण करता है, तो वह राज्य कहा जाता है, यानी कि देश जिसको आप कह सकते हैं। राज्य अपने क्षेत्र के भीतर व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों के कल्याण के लिए नियम बनाता है और लागू करता है। ऐसे चीजों को स्टेट कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को अगर देखें तो गार्नर साहब ने राष्ट्र की भी परिभाषा दी है और राज्य की परिभाषा भी दी है। गार्नर कहते हैं भैया कि राज्य जो होता है, स्टेट, वह राजनीतिक ये पॉलिटिकल संगठन है, जबकि वो नेचुरल और हिस्टोरिकल जो है चीजें होती हैं जो राष्ट्र होता है। तो राज्य क्या है? राजनीतिक संगठन है जिसके पास अपने क्षेत्र के भीतर विधि बनाने, यानी अपने भूभाग, जो निश्चित भूभाग है, जो दायरा फिक्स है, उसके अंदर दोस्तों विधि बनाने, विधि माने होता है कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून देने और उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो राज्य के पास ही होती है, सरकार के पास ही होती है। ब्लंट सली कहते हैं, जे ब्लंट सली कहते हैं कि अंग्रेजी वाला सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ब्लंट सली कहते हैं कि राज्य एक अस्थायी संगठन होता है जो जल्दी भंग नहीं होता, जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों पर शासन करता है और जिसकी एक सरकार होती है जो नियम बनाती है और लागू करती है, ये होता है राज्य। वहीं पर लास्की, हेरोल्ड लास्की कहते हैं कि राज्य एक समुदाय है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता, चार तत्व होते हैं राज्य की। ये बात आप बचपन से पढ़ते आए हैं। संगठित रूप से रहने वाले लोगों पर अधिकार रखता है निश्चित भूभाग क्षेत्र में। राज्य क्या है? एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित क्षेत्र में या निश्चित भूभाग में संगठित रूप से रहने वाले जो लोग हैं उन पर अधिकार रखता है। कौन? एक ऐसा समुदाय है राज्य। राज्य, ठीक है। और विधि बनाने, विधि माने कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग भी राज्य करता है। वहीं पर मैक्स वेबर साहब कहते हैं, मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा भी दी है, ध्यान रखेंगे। मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य वह संस्था है जो अपने क्षेत्र के भीतर वैध बल प्रयोग, यानी लेजिस्लेटिव यूज ऑफ फोर्स, यानी कि लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, यानी कि वो अपने वैध बल का प्रयोग करता है, कानूनी बल का प्रयोग करता है और एकाधिकार भी रखता है। राज्य मतलब जो सरकार होती है उससे ऊपर कुछ नहीं होता, उसका एकाधिकार होता है। अर्नेस्ट यानी कि जे ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य वह सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं, मतलब आदत पड़ी हुई है, ऐसे करते हैं। उसका विधान क्षेत्र में सर्वोच्च होता है, राज्य जो बता देता है वही आगे फॉलो होता है। तो राज्य में चार तत्व बेसिकली होते हैं। निश्चित भूभाग का होना सबसे जरूरी होता है, जनसंख्या और सरकार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। अब राज्य के चार तत्व जो बड़े फेमस है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। किसी राज्य के अस्तित्व के लिए चार आवश्यक तत्व होते हैं, जबकि राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या का होना परम आवश्यक है, ठीक है। राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोग जो अस्थायी रूप से उस राज्य के सदस्य होते हैं उनका होना बहुत जरूरी, पॉपुलेशन होनी चाहिए एक राज्य में। दूसरी बात है निश्चित भूभाग यानी टेरिटरी, राज्य का निश्चित से, अपना इंडिया है तो इंडिया का एक निश्चित भूभाग है, यानी कि ये आप देख रहे हैं इंडिया, ये एक प्रकार निश्चित भूभाग है इसका, ठीक है। ये एक प्रकार से अपना टेरिटरी है, ये निश्चित भूभाग है, इसमें हम लोग रहते हैं। तो भारत भी एक राज्य है, ठीक है। राज्य का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सीमाएं निर्धारित होती है कि भाई इतना एरिया तक ये है। तीसरा होता सरकार, वहां पर जैसे मोदी जी की सरकार है तो सरकार भी वहां पर काम करती है। राज्य की शासकीय संस्था जो कानून बनाती है और कानून को लागू कराती है वो सरकार कहलाती है। और चौथी बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है संप्रभुता। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। राज्य की सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं, जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। यानी अगर मोदी जी को कोई निर्णय लेना हो तो ट्रंप से पूछने की आवश्यकता उनको ना पड़े, तब संप्रभु देश है। अगर ट्रंप से बार पूछ कर काम करते हैं यानी इसका मतलब है कि सार्वभौमिक कंट्री पर थोड़ा सा सवाल या प्रश्न उठ रहा है। अब राज्य की विशेषताओं की अगर बात की जाए महोदय, तो राज्य की विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। राज्य एक सार्वभौम यानी कि सॉवरेन संस्था है, यानी सार्वभौमिक संस्था है, जो एक प्रकार से मतलब कि जो है सार्वभौमिक संस्था है या यूनिवर्सल संस्था है, यूनिवर्सल कह सकते हैं। सार्वभौमिक संस्था हमेशा पाई जाती है, हर एक समाज में होती है। राज्य का निश्चित भूभाग होता है। राज्य के पास विधि बनाने, कानून बनाने को और कानून को लागू करवाने की सबसे ऊंची शक्ति है, सबसे अच्छी शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति होती है। राज्य अस्थायी संगठन है जो जल्दी भंग नहीं होता, निरंतर कार्य करता रहता है। राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। राज्य आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं, ठीक है।
राज्य अपने नागरिकों से कर यानी टैक्स वसूल करता है, और इसके अलावा राज्य के पास बल प्रयोग यानी फोर्स का वैध अधिकार होता है। वो राज्य जो है बल प्रयोग भी कर सकते हैं जनता के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति गलत कृत्य करता है तो उसके ऊपर भी वो दंड देने का अधिकार भी राज्य के पास ही होता है। राज्य की एक सरकार, प्रशासनिक तंत्र और कानूनी व्यवस्था होती है। राज्य की मान्यता अन्य राज्यों द्वारा होती है, जिससे इसका अस्तित्व मजबूत होता है। इस तरीके से राज्य क्या होता है, आपने इसको भी समझ लिया। अब दोस्तों समझते हैं राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं। ये समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेशन एंड स्टेट में क्या डिफरेंस है। स्वरूप में भी अंतर है। राष्ट्र दोस्तों एक सांस्कृतिक और भावात्मक समुदाय होता है, यानी कि ये कल्चरल एंड इमोशनल एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है राष्ट्र। जबकि राज्य एक राजनीतिक और कानूनी संगठन होता है। ये एक प्रकार से फिक्स, इसमें कोई इमोशंस या भावना या कल्चर काम नहीं करता है। इसमें राज्य में कई कल्चर के, कई संस्कृति के लोग रह सकते हैं। इसमें एक ही संस्कृति, एक ही भाषा के लोग रहते हैं राष्ट्र में। आधार देखिए, राष्ट्र का आधार समान भाषा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, परंपरा, आदर्श सब एक ही जैसे होते हैं एक राष्ट्र के अंदर। लेकिन राज्य में भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये काम कर निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता ये इसके तत्व होते हैं, और इन्हीं आधार पर राज्य डिसाइड होता है। अगला उद्देश्य में भी अंतर है। देखिए, राष्ट्र जो होता है सांस्कृतिक एकता और सामूहिक पहचान की भावना रखता है, जबकि राज्य व्यवस्था को बनाए रखना, कानून लागू करना और जनता की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्र के तत्व में सामान्य संस्कृति, इतिहास, भाषा, धर्म, परंपरा, आदर्श ये सब राष्ट्र के तत्व होते हैं। जबकि राज्य के तत्व में 4 ही तत्व इसके मेन है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। वही सत्ता की अगर बात की जाए तो राष्ट्र के पास कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती है, जबकि राज्य के पास वैधानिक और दंडात्मक सत्ता होती है, जो दंड भी दे सकती है और शासन भी चलाती है। वही जो है राष्ट्र की अगर बात की जाए तो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, जबकि राज्य जो होता है मनुष्यों के द्वारा निर्मित और संगठित संस्था होती है। परिवर्तन की बात की तो संस्कृति में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब राष्ट्र की संस्कृति में परिवर्तन, राष्ट्र में क्या होता है संस्कृति यानी कल्चर में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जबकि राज्य में कानून और शासन में परिवर्तन जल्दी हो सकता है। दोस्तों अगला और लास्ट अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है, जैसे राष्ट्र क्या है। भारत एक राष्ट्र है, बहुधर्मी, बहुभाषी एक संस्कृति है। भारत की संस्कृति एक ही है, बहुधर्म है, बहुत भाषा के लोग हैं, वो बात अलग है, लेकिन भारत को एक राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, भारत एक राज्य है, ये राज्य भी है और राष्ट्र भी है भारत, क्योंकि सरकार के द्वारा शासित भी है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको। तो भारत राष्ट्र और राज्य दोनों है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, राष्ट्र और राज्य एक ही जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर जो था मैंने आपको बता दिया। नेशन जो होता है वह एक प्रकार से एक भाषा पर, इन सभी पर ज्यादा फोकस करता है, एक संस्कृति पर फोकस करता है। लेकिन जो राज्य होता है वह मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करता है, जनसंख्या, भूभाग, इन सभी पर फोकस करता है, पॉलिटिकल होता है। राष्ट्र, नेशन राष्ट्र की अवधारणा। एक चीज यहीं पर और देख लीजिएगा, सभी राष्ट्र राज्य नहीं होते, लेकिन राज्य का आधार किसी न किसी राष्ट्र पर जरूर होता है। राष्ट्र भावना पर आधारित होता है, जबकि राज्य कानून पर आधारित होता है। राष्ट्र की चेतना जनता के मन में होती है, जबकि राज्य की शक्ति सरकार के पास होती है। इन सभी चीजों को फोकस कर लीजिएगा। अब राष्ट्र और राज्य मिला करके दोस्तों, जो दोनों की विशेषताएं मिलकर के बनता है राष्ट्र राज्य। तो भारत क्या है, राष्ट्र राज्य है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो राष्ट्र राज्य क्या है, अधिकतर राज्य जो है राष्ट्र राज्य ही होते हैं। देखिए, जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला एक राष्ट्र अपनी राजनीतिक संप्रभुता के साथ राज्य की स्थापना करता है, तब उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। इसमें राष्ट्र की सामूहिक पहचान और राज्य की राजनीतिक सत्ता दोनों का समन्वय होता है। राष्ट्र राज्य में राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और राज्य की राजनीतिक संरचना मिलकर के काम करती है, जैसे अपने भारत में है। यह आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई मानी जाती है। राष्ट्र राज्य में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य कानून के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो राष्ट्र राज्य ये होता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास की अगर बात की तो कैसे कैसे विकास हुआ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखें, सबसे पहले हुआ आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में देखें, प्राचीन काल मध्यकाल से पहले जनजातीय समुदाय था और साम्राज्य थे। राष्ट्र राज्य की अवधारणा यहाँ पर नहीं थी, यानी कि ये साम्राज्य था, जनजातीय समुदाय वगैरह हुआ करते थे। फिर दोस्तों आता है मध्यकाल, 5वीं से 15वीं शताब्दी का मध्य। सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, राजशाही प्रमुख थी। राज्य से मतलब कि राष्ट्र की भावना सीमित थी, मतलब राज्य था लेकिन जो है उसकी भावना सीमित थी। राज्य थे लेकिन राष्ट्र की भावना यहाँ पर कम थी। आधुनिक प्रारंभ में 15वीं से 18वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन चले और व्यापार के विकास से राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। फिर आया राष्ट्रवाद का उदय।
18वीं से 19वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इससे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और राष्ट्र राज्य का निर्माण होना शुरू हुआ। आज जो हमारे समक्ष है वो राष्ट्र राज्य दोनों की अवधारणा है। 19वीं सदी के बाद लोकतंत्र, मानवाधिकार और राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ आधुनिक राष्ट्र राज्य स्थापित होता है। इस तरीके से इसका विकास हुआ। अब थोड़ा सा हम राष्ट्र राज्य के उदाहरण के रूप में समझें, जैसे फ्रांस। फ्रांस दोस्तों 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस ने आधुनिक राष्ट्र राज्य का स्वरूप प्राप्त किया, उससे पहले जो है ये नहीं था। जर्मनी 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में विभिन्न जर्मन राज्यों को मिला करके एक राष्ट्र राज्य बनाया गया। इटली की अगर बात की तो 1861 में कैबूर और गैरीबाल्डी के प्रयासों से विभिन्न राज्यों को मिलाकर के इटली का निर्माण किया गया। तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक विशाल राष्ट्र राज्य बनाने का काम इन सभी लोगों के द्वारा किया गया। वहीं जापान को आप देखते हैं मेडेंजी पुनर्स्थापन 1868 के बाद जापान ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में विकास किया। वहीं भारत की बात किया 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य की स्थापना की। इससे पहले आप देखते छोटे छोटे टुकड़ों में सारे देश बटे हुए थे, लेकिन बाद में जाकर के राष्ट्र राज्य के रूप में उभरे। राष्ट्र राज्य में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, भारत, ये सब नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सुरक्षा। तो राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, राज्य और राष्ट्र क्या है, दोनों के बारे में आपने इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। दोस्तों अब हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सुरक्षा किसे कहते हैं। फिर चर्चा करेंगे रक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर हम डिफेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुरक्षा ही शांति और प्रगति का आधार होती है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे सुरक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राष्ट्र या राज्य को भीतर और बाहर से, अंदर से और बाहर से जो खतरे होते हैं उसके लिए, उस खतरों को, उस हानियों को, उस आक्रमणों को और विपदाएं जो आती हैं उनको हटाना, उन विपदाओं से लड़ना और उससे सुरक्षित रखता है। कौन? जो सुरक्षा होती है। उन्हें निर्भय वातावरण प्रदान करता है, किसको? राष्ट्र को। या केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है सुरक्षा की। क्या लिखा? जैसे कि वाल्टर लिपमैन नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा वह स्थिति है जब किसी राष्ट्र को बाहरी शत्रुओं से भय ना हो और वह अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बना सके, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सुरक्षा। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जब किसी राष्ट्र को बाहरी शत्रुओं से भय ना हो, डर ना हो किसी दूसरे शत्रु से, किसी दुश्मन से, और अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से वो आगे बढ़ा सके या स्वतंत्र रूप से नीति बना सके। तो जब ये भय मुक्त हो जाते हैं और नीतियां अपने बना सकते हैं तो वही स्थिति सुरक्षा की स्थिति कही जाती है। आर्नोल्ड वुल्फ्रेस नाम के विद्वान कहते हैं सुरक्षा का अर्थ महत्वपूर्ण मूल्यों को गंभीर खतरों से मुक्त करना होता है। यानी कोई खतरा है उसको उससे टालना ही सुरक्षा होती है। हैंस मार्गेनथाउ की अगर बात की, इन्होंने कहा कि सुरक्षा का तात्पर्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है ताकि राज्य अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता को बनाए रख सके। हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो उसको अंग्रेजी में ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे क्विंसी राइट कहते हैं कि सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें किसी राज्य के जो मूलभूत, जो बेसिक वैल्यूज यानी मूल्य होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं होती हैं और जो नागरिक होते हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। एक ऐसी स्थिति को सुरक्षा कहा जा सकता है। वहीं पर बैरी बुजान नाम के विद्वान है, वो कहते हैं कि सुरक्षा केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है बल्कि सैन्य क्षेत्र से आगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सभी क्षेत्रों में अपने आप को व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा के कई प्रकार होते दोस्तों। सुरक्षा के प्रकार की अगर बात की तो सुरक्षा के प्रकार हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सुरक्षा कई प्रकार की होती है। जैसे पारंपरिक सुरक्षा, इसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। जब आप अपनी उसको बचाते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बचाते हैं, ये आपकी जो है ट्रेडिशंस, पारंपरिक सुरक्षा। अपारंपरिक सुरक्षा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। बाह्य सुरक्षा, एक्सटर्नल, बाहर से सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। ये 6 प्रकार की सुरक्षा होते हैं। दोस्तों सुरक्षा का उद्देश्य केवल युद्ध को रोकना नहीं बल्कि शांति, विकास और समृद्धि को बढ़ाना होता है। आज के युग में अपारंपरिक खतरे जैसे कि आतंकवाद, ये भी सुरक्षा, इससे सुरक्षा। साइबर हमले, तमाम सारे साइबर अटैक्स होते हैं, उनसे सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन, ये तमाम प्रकार गंभीर जो है खतरे, इनसे भी सुरक्षा कहा जा सकता है। अब पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा को समझने का प्रयास करते, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पारंपरिक सुरक्षा क्या है? यह मुख्यतः सैन्य खतरों पर केंद्रित होती है। इसमें युद्ध, सीमा विवाद, आक्रमण, हथियारों की होड़, सेना की ताकत आदि इसमें शामिल होते हैं।
ट्रेडिशनल में पारंपरिक सुरक्षा जैसे कि पहले सीमा पर कुछ जवान लगा दिए थे, ठीक है। आक्रमण होता था उसमें युद्ध लड़ते थे, हथियारों की होड़ लगी रहती थी, सेना। आजकल क्या है, आजकल सब सारी चीजें रोबोटिक सिस्टम आने वाला है। अब सेना का काम कम रह गया है, क्योंकि आप देखते सेना में आप देखते तमाम प्रकार की जो भर्ती थी उसको बंद करके लगातार आप देख रहे हैं कि रोबोट सिस्टम पर काम हो रहा है, तमाम प्रकार के दूरमारक मिसाइलें तमाम प्रकार की बन रही। तो ऐसे में अब इन चीजों का कमी जो है, मतलब इन चीजों की उपयोगिता बढ़ चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, उसको पारंपरिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसे हार्ड सिक्योरिटी भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में युद्ध, परमाणु हमले, सीमा पर शत्रु का आक्रमण हो रहा है, सैन्य विद्रोह ना हो, हथियारों की प्रतिस्पर्धा, इन सभी से सुरक्षा करना पारंपरिक सुरक्षा होता है। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा की अगर बात की जाए, यह गैर सैन्य खतरों से संबंधित होता है। इसमें इसमें आपका जैसे ये सीमा पार आतंकवाद हो गया, आतंकवाद, साइबर हमले, आर्थिक संकट, पर्यावरण प्रदूषण, महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, ये सब अपारंपरिक सुरक्षा है, जो कि डायरेक्टली आपको नहीं, ये एक प्रकार से सेना से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये होते जरूर हैं। इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता को, विकास और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने से है। इसे सॉफ्ट सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो आजकल सॉफ्ट सिक्योरिटी, अब युद्ध कोई आमने सामने सेना से नहीं लड़ता है, तो अब पारंपरिक सुरक्षा थोड़ा कम जो है यूज में आती है, लेकिन अपारंपरिक सुरक्षा का उद्देश्य लगातार बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट सिक्योरिटी, जैसे आतंकवाद से लगातार हम लड़ रहे हैं, साइबर अपराध से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से लड़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं तमाम सारी आ रही हैं, महामारी से कोविड-19 आया था, इन सभी से हमने लड़ा, यह अपारंपरिक सुरक्षा थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों सुरक्षा, मतलब कि क्या था, सुरक्षा था। अब दूसरा चैप्टर आपका अगला आ चुका है, रक्षा क्या है, ठीक है, रक्षा, डिफेंस। सुरक्षा को सिक्योरिटी और रक्षा को डिफेंस कहा जाता है। सशक्त रक्षा, सुरक्षित राष्ट्र, इसकी कल्पना हमारा भारत रखता है। रक्षा का मतलब होता है देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, जनता, राष्ट्रीय हितों, मूल्यों और जीवन की शैली, जो बाहरी आक्रमण और खतरे होते और चुनौतियां रहती उनसे सुरक्षा करना। रक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को युद्ध, आक्रमण, शत्रु की धमकी तथा अन्य बाह्य संकटों से सुरक्षित रखना होता है। ये एक प्रकार से ट्रेडिशनल या पारंपरिक सुरक्षा ऐसा कुछ होता है, पारंपरिक रक्षा ऐसा होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब रक्षा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है। जैसे कि इस विद्वान की परिभाषा है कॉल वान कॉलेसिविट्ज की परिभाषा है, ठीक है। क्लोजविट्ज कहते हैं कि रक्षा वह कला है जिसके द्वारा राज्य शत्रु के आक्रमण का प्रतिकार करता है और अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। यानी जैसे भाई पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे तो भारत अपने डिफेंस में, अपने उसमें जो है वो क्या करेगा, वो एक प्रकार से भारत भी आक्रमण करेगा, जैसे हुआ। दूसरी बात, लिडेल हार्ट कहते हैं कि रक्षा का अर्थ केवल शत्रु के आक्रमण को रोकना नहीं होता है, बल्कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे शत्रु की प्रगति असफल हो जाए, शत्रु का प्रोग्रेस रुक जाए, ताकि वो अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे और वो आक्रमण करना बंद कर दे। जैसे पाकिस्तान को वापस होना पड़ा युद्ध से। ऐसे अगला प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन, मतलब अगले विद्वान है, वो कहते हैं कि रक्षा का उद्देश्य शत्रु को हानि पहुंचाने से आर्थिक से अधिक अधिक अपने देश की सुरक्षा करना। यानी कि क्या होता है, रक्षा का मतलब क्या होता है, शत्रु देश को हानि पहुंचे या ना पहुंचे उससे नहीं मतलब है, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके शत्रु को हानि पहुंचाना रक्षा कहला सकता है। डिफेंस, अपने आप को बचाना, ठीक है। मैहन, मैहन कहते हैं रक्षा राष्ट्र की समुद्री, स्थल और वायु शक्तियों के समन्वित उपयोग द्वारा शत्रु की सैन्य क्षमताओं को निष्प्रभावी कराना। जैसे वहां से एक मिसाइल आ रही, मिसाइल को ऊपर से ही दाकर खत्म कर दे ताकि वो हमारे सिस्टम को कमजोर ना कर पाए, ये होती है रक्षा करना, ठीक है। मान जी मोर्निंगस्टार नाम के विद्वान कहते हैं कि रक्षा राष्ट्र के लोगों, सरकार और संस्थाओं को बाहरी बलों के आक्रमण तथा दबाव से बचाने की सतत यानी सस्टेनेबल और संगठित एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। रक्षा और सुरक्षा में क्या डिफरेंस है, इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए रक्षा और सुरक्षा में अंतर, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, रक्षा माने डिफेंस। देखिए स्वरूप में क्या अंतर है, रक्षा, सुरक्षा जो होती है व्यापक होती है, सुरक्षा व्यापक होती है, रक्षा मुख्यतः सैन्य होती है, यानी कि जो सेना वगैरह हमारी रक्षा करते हैं, परंपरागत रक्षा होती है, वो होती है रक्षा। यानी कि इसमें डिफेंस में हम सेना का प्रयोग करते हैं, इसमें आप ट्रेडिशनल और मतलब कि गैर ट्रेडिशनल सब कुछ देखते हैं।
इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों पहलू शामिल होते हैं, इसका क्षेत्र दोनों होता है। जबकि रक्षा बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करती है, और इसमें क्या होता है जो है पर्यावरण की रक्षा, सब कुछ सुरक्षा शामिल होती है। ठीक है, वहीं पर आधार की अगर बात करें तो इसका राजनीतिक सुरक्षा का दायरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय, इन सभी पहलुओं में शामिल होता है। सभी की सुरक्षा करना सुरक्षा में शामिल है। तो सुरक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है और रक्षा छोटा होता है। इसका दायरा सैन्य बलों, शस्त्रों, रणनीति और युद्धक क्षमता तक सीमित रहता है। रक्षा कम पावरफुल है, रक्षा केवल एक ही क्षेत्र तक सेना को हैंडल करता है, जबकि सुरक्षा सारे मामलों को देखता है। दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है सुरक्षा, जबकि रक्षा तत्कालिक होती है और अल्पकालिक होती है। युद्ध या आक्रमण की स्थिति में रक्षा की जरूरत पड़ती है, डिफेंस की जरूरत पड़ती है, जबकि सिक्योरिटी की जरूरत हमेशा पड़ती है। सिक्योरिटी दोस्तों इसकी जिम्मेदारी केवल सेना की नहीं बल्कि पूरे समाज और सरकार की होती है। साथ ही साथ में इसकी मुख्य जिम्मेदारी रक्षा की क्या होती है, सशस्त्र बलों की होती है, केवल शस्त्र वगैरह को ध्यान रखना। जबकि आप सुरक्षा का उद्देश्य देखेंगे तो सुरक्षा का उद्देश्य खतरे को समाप्त करना और अस्थायी शांति बनाए रखना होता है। जबकि रक्षा दोस्तों उद्देश्य शत्रु के आक्रमण का प्रतिकार करना, शत्रु के आक्रमण को विफल करना और देश की रक्षा करना, ये इसमें शामिल होता है। तो ये एक प्रकार से युद्ध के बाद में भी मतलब ये अल्पकाल का हो सकता है, ये दीर्घकाल का रहता है। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस आपने समझा। संक्षेप में कह सकते हैं सुरक्षा जो होती है व्यापक क्षेत्र जिसमें अनेक आयाम शामिल होते हैं। रक्षा सुरक्षा का सैन्य पहलू है जो मुख्यतः बाह्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व क्या है? अब राष्ट्रीय सुरक्षा को समझते हैं क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दोस्तों राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करती, पहली बात। दूसरी बात, यह बाहरी आक्रमण जब होता है, धमकियां आती है विभिन्न देशों से, तो उससे अपने देश को सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल डिफेंस कह सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं। यह राष्ट्रीय हितों, मूल्यों और जीवन शैली की रक्षा होती है। इससे नागरिकों में आत्मविश्वास, मनोबल और एकता की भावना को सुदृढ़ करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में विकास, प्रगति, समृद्धि के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाती है। इसके साथ साथ आपदा, संकट, आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने में भी सक्षम बनाती है राष्ट्रीय सुरक्षा। इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी आपने देखा क्या होता है। अब दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हम कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसे ही लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता से है, संप्रभुता से है, एकता से है, क्षेत्रीय अखंडता से है, राजनीतिक स्थिरता से है, आर्थिक समृद्धि से है, सामाजिक व्यवस्था से है, सांस्कृतिक पहचान से है। ठीक है, और नागरिकों के जीवन और मूल्यों की रक्षा से है। यह बहस और आंतरिक सभी प्रकार के खतरों और चुनौतियों से राष्ट्र को सुरक्षित रखने की समग्र व्यवस्था का नाम होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में दोस्तों समस्त पहलू शामिल हो जाते हैं। हर एक चीज में जो सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना हो गया, अपने क्षेत्रीय अखंडता को बचाना हो गया, एकता को सुरक्षित रखना, संप्रभुता, स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि आगे करना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है, ये सब चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल हो जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषा दी है इसको लेकर के। जैसे वाल्टर लिपमैन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा वह स्थिति है जब किसी राष्ट्र को बाहरी शत्रुओं से भय ना हो, ठीक है, और वह अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से बना सके, यानी कि अपनी नीति, अपनी जो भी उसका नियम कायदा है कि अपने देश का, उसको बनाए और एकदम से निर्भीक होकर के बिना डर के बनाए। ऐसी स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। आर्नोल्ड वुल्फाई कहते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, आर्नोल्ड वाल्फर्स कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ उन मूल्यों की रक्षा करना होता है, यानी ऐसे वैल्यूज को बचाना होता है जिन्हें राष्ट्र अपने अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक मानता है। ऐसे चीज जो कि राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है, उनकी रक्षा करना राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ होता है। बैरी बुजान नाम के विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य ऐसे इन्वायरमेंट से है, ऐसे वातावरण से है जिसमें राष्ट्र अपने संस्थागत मूल्यों और पहचान को सुरक्षित रखते हुए
बाह्य और आंतरिक खतरों से मुक्त रह करके विकास कर सके। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हमारे चैनल से। शुक्ला स्टडी पॉइंट एंड बीए क्रैकर चैनल को, को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्विंसी राइट नाम के विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता, भौगोलिक अखंडता और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है। हैंस मार्गेनथाउ जो आधुनिक विद्वान है वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति, हित और मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे राष्ट्र का अस्तित्व और स्वतंत्रता क्या होती है, डिसाइड होती, सुनिश्चित होती है। मैकडुगल नाम के विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य मानव समाज को भय यानी डर, अभाव यानी कमी और अन्याय यानी कि अन्याय से मुक्त कर ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे मानव गरिमा और स्वतंत्रता मनुष्य की सुरक्षित रह सके, मनुष्य डरे ना, मनुष्य को कोई कमी ना हो और वो अन्याय उसके साथ ना हो, उसके साथ न्याय हो, तो वो चीज होती राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है इसी चीज को। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक और समग्र अवधारणा है जो केवल सेना या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि राष्ट्र की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल, पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल और मानवीय आयाम यानी कि ह्यूमैनिटीज सारे अप्रोच को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। यानी व्यापक अवधारणा है राष्ट्रीय सुरक्षा, हर एक क्षेत्र में सुरक्षा की बात करता है। यह अवधारणा राष्ट्र के अस्तित्व, राष्ट्र की समृद्धि, सम्मान और नागरिकों का कल्याण, इन सभी को सुनिश्चित करने का काम करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम की अगर बात की तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से आप समझे। राष्ट्रीय सुरक्षा बीच में ऐसे बना लीजिए और इसके राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय रक्षा में केवल आपका सैन्य वाला पोजीशन आता है, बाकी सब जो होते नहीं आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में, सिक्योरिटी में दोस्तों, सुरक्षा में सारे पहलू आ जाते हैं, सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, मुख्य आधार क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार की अगर बात की जाए तो कई सारे आधार है इसके, जैसे कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना पहला आधार है। दूसरी बात है राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना दूसरा आधार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तीसरा आधार है आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भरता और संसाधनों की सुरक्षा किया जाए। अगली बात है सामाजिक सद्भाव, आंतरिक शांति और कानून की व्यवस्था को बनाए रखा जाए। ठीक है। अगला है आपका सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों का संरक्षण किया जाए, ये मुख्य आधार है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना, ये सब एक प्रकार से मुख्य आधार है। इसके अलावा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये सब आधार का काम करते हैं इसमें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब मुख्य आधार होते हैं किसके, राष्ट्रीय सुरक्षा के। ये तमाम प्रकार के आधार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली विशेषता यह है कि यह बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल होती है। राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे पहलुओं पर चर्चा करती है, सभी आयामों को अपने अंदर समाहित करती है, सभी की सुरक्षा करती है। गतिशील, डायनामिक और परिवर्तनशील होती है। इसमें हमेशा परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में पहले सुरक्षा लोग सेना से करते थे, आज हर मामले में तमाम प्रकार के जो है साइबर अटैक्स हो गए या तमाम प्रकार की चीजें हो रही विभिन्न देशों के द्वारा, तो उन सभी चीजों से भी रक्षा करना के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मिनट मिनट में आपको तमाम प्रकार की चीजों को देखना पड़ता है। इसके अलावा यह दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म तथा सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। इसमें राष्ट्र और नागरिक दोनों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा में यानी देश भी बचा रहता है और नागरिक दोनों की सुरक्षा इसमें शामिल होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों खतरों से संबंधित होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, और इसका उद्देश्य राष्ट्र के मूल्यों और हितों की रक्षा करना होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने चीजों को समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको थोड़ा सा जानते हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से व्यक्ति, समाज और राज्य अपने अस्तित्व, स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए सुरक्षा के प्रति सजग रहे हैं। जैसे जैसे राज्य संगठित हुए हैं, युद्ध, आक्रमण, हिंसा और बाहरी खतरों से बचाव के लिए सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव की नहीं अनुभव जरूरत पड़ती रही, इसके इसकी जरूरत, सुरक्षा की जरूरत पड़ती रही है। इसी आवश्यकता से राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का उद्भव हुआ।
प्राकृतिक खतरों, आक्रमणकारियों, संसाधनों की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, विचारधारात्मक संघर्ष, इन सभी ने सुरक्षा को राज्य की प्राथमिक आवश्यकता बना दिया। और आज कोई भी देश, चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो सुरक्षा पर जरूर ध्यान देता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों कि सुरक्षा की मूल भावना अस्तित्व की रक्षा होता है अपने। राज्य की स्थिरता और प्रगति के लिए सुरक्षा अनिवार्य है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति राज्य के विकास के साथ साथ हुई है। इससे राष्ट्र अपना सुरक्षित रहता है, समृद्ध रहता है, शक्तिशाली बनता है और स्वाभिमानी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने का कुछ प्रयास इस तरीके से करते हैं। ऐतिहासिक विकास जो इसका हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा का, कुछ इस तरीके से हुआ। जैसे कि प्राचीन काल में क्या था, जनजातीय और राज्य स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, जिसमें किला बना करके अपनी रक्षा करते थे लोग, सेना रख करके और हथियारों का प्रयोग करके अपनी रक्षा करते थे। फिर आया दोस्तों मध्यकाल का समय, साम्राज्य का विस्तार होने लगा, युद्ध की वृद्धि, यानी युद्ध यहाँ पर बढ़े, क्योंकि अलग अलग राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बगल वाले राज्य पर आक्रमण किया करते थे। अस्थायी सेना और रक्षा नीति का विकास यहाँ पर होने लगा था। फिर इसके बाद में आधुनिक काल आया, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का समय काल। यहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, सीमाएं सुरक्षित रख गई, सीमाओं की सुरक्षा पर तमाम प्रकार के सैनिक तैनात कर दिए गए, कूटनीतिक संबंध यहाँ पर ज्यादा चलने लगे। ठीक है, फिर आया औद्योगिक, 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी का समय। तकनीकी विकास हुआ, हथियारों की प्रगति हुई, विश्व युद्धों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आयाम दिया, और अब एक प्रकार तमाम भर के सुरक्षा पर ध्यान देने लगा। फिर समकालीन युग समय, 20वीं सदी के बाद का युग, परमाणु हथियार बन चुके हैं, शीत युद्ध हो चुके हैं, तमाम सारे अमेरिका और रूस से हुए हैं। शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं होता था कि भाई सामने सामने से युद्ध होता है, नहीं, बस केवल व्यापार, कोल्ड वार कहते हैं इसको, व्यापार के माध्यम से विचारधारा का संघर्ष है ये। आतंकवाद, साइबर युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि ने राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक और बहुआयामी बना दिया है। आज केवल सेना तक ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र तक जो है ये बढ़ चुका है। समय के साथ सुरक्षा की प्रकृति सीमित, यानी केवल सैन्य से बढ़ करके सैन्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, ये सब बढ़ती चली गई। इस तरीके से इसका विकास हुआ। ये सब इसके प्रमुख घटक हैं जो अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता रखा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक सुरक्षा में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, शासन की स्थिरता की रक्षा होती है। सैन्य सुरक्षा में बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करता है राष्ट्रीय सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा में आर्थिक संसाधन, विकास, संपदा और व्यापार की सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में समाज में शांति, एकता, सद्भाव और न्याय की रक्षा होती है। आंतरिक सुरक्षा में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आतंकवाद और अपराध से रक्षा होती है। तकनीकी या साइबर सुरक्षा में साइबर हमले, डेटा की चोरी, तकनीकी खतरों से रक्षा होती है। वहीं पर पर्यावरण सुरक्षा में प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु की सुरक्षा करना, ये सब शामिल होता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा क्या और बाह्य सुरक्षा क्या है। ठीक है, देखिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी, बाह्य सुरक्षा नहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा दोस्तों क्या होती है, राज्य के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, देश की सीमा के अंदर। ठीक है, जबकि बाह्य सुरक्षा में राज्य की सीमाओं की रक्षा और बाहरी आक्रमणों, युद्ध, सामरिक खतरों से देश की सुरक्षित करते बाहरी आक्रमण से। इसमें आंतरिक सुरक्षा में आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, इन सभी से सुरक्षा की बात होती है, यानी कि अपने देश के अंदर, अपनी सीमा के अंदर इसमें सुरक्षा होती है। ये सब आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध, सांप्रदायिक हिंसा, तमाम सर ये सब। लेकिन बाह्य सुरक्षा में शत्रु राष्ट्रों का आक्रमण, से पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो वो होता है आपका बाह्य सुरक्षा। सीमा पर विवाद हो, जैसे चीन से होता रहता है, नेपाल से, ठीक है, भूटान से, या भूटान नेपाल से कम ही होता है, लेकिन बांग्लादेश वगैरह को लेकर सीमा विवाद हमेशा होता रहता है। सैन्य खतरे, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर आक्रमण, परमाणु खतरे, ये सब आपके बाह्य सुरक्षा के पहलू होते हैं। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा राज्य की स्थिरता और विकास के लिए अनिवार्य होती है, जबकि बाह्य सुरक्षा राष्ट्रीय अस्तित्व, स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करने का उद्देश्य से काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रमुख तत्व, अगर आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो जैसे पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए है, अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा के लिए है, खुफिया एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा करती हैं, न्यायपालिका, प्रशासनिक तंत्र, ये सब आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न तत्व होते हैं। जबकि बाह्य सुरक्षा के लिए जो तीनों सेनाएं, खास करके वायुसेना, नौसेना और सीमा पर सुरक्षा बल जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो, ठीक है, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से सब चीजें आपने समझी। राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति राज्य के विकास और खतरों की आवश्यकता से होती गई। इसका विकास ऐतिहासिक काल से आज तक निरंतर होता रहा है। इसके प्रमुख घटक बहुआयामी है और इसे आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर मजबूत करना अनिवार्य होता है। तो आपने आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सब कुछ आपने समझ लिया है दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं जो है
20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अब एक चीज यहाँ पर आपको करनी क्या है दोस्तों, अगर आपको जो है सारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं, आपको मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पीडीएफ नोट्स कैसे आपको प्राप्त करने, इसके लिए पूरी जानकारी ले लीजिए। आपको करना क्या है, 9984 इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नाम एसएमएस कर दीजिएगा, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर की फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है। तो 100 रुपए फीस कैसे जमा करनी है, इसके लिए पूरी डिटेल से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों फीस जमा करना चाहते हैं तो आप जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए भेज देने। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम यूज करते हो तो आप उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, गूगल जैसे आप समोसा खाते दुकान पर जाकर के स्कैनर होता है, वैसे स्कैनर होगा, आराम से फीस जमा कर दीजिए। आप खुद चलाते तो खुद जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके घर में कोई चलाता हो तो उनसे आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और आप जोड़ दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 100 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा। कुछ बच्चे कहते गुरुजी हमको थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठा आपके लिए फीस जमा करनी है, तो क्या हमारे लिए कुछ छूट होगी? क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, तो उस हिसाब से देखें तो दो सेमेस्टर की फीस दोस्तों कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। लेकिन जब एक साथ आप फीस जमा करते तो आपकी फीस में कंसेशन होता है, अब कमी कर दी गई फीस में, यानी कि जो फीस 200 रुपए की आपको मिलनी चाहिए इकट्ठा फीस लेने पर, केवल 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस में दोस्तों आपको मिल जाएगा पूरा थर्ड सेमेस्टर का नोट्स और फोर्थ सेमेस्टर का पूरा। एक साल तक आप इसमें पढ़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। जैसे आप फीस जमा करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहती है, वीडियो लेक्चर्स तमाम सर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स यानी कि सभी इकाइयों के पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। इकाई 1 से लेकर के दोस्तों इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक, और सभी विषय यानी कि विषय भी आपको सभी सारे विषय का नोट्स यहाँ पर मिलेगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, सैन्य विज्ञान, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी विषय यानी जो आपके होंगे, 3-4 सब्जेक्ट आपके होते हैं वो सारे आपके मिल जाएंगे। आप का जो सब्जेक्ट है आप उसको बताएंगे, आपको जो है वही सब्जेक्ट मिल जाएगा। यानी आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर का जो परीक्षा होती है, को करिकुलर एग्जाम दोस्तों, को करिकुलर यानी अनिवार्य पेपर जो होता है, उसकी तैयारी के लिए आपके लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था की जाएगी। ये आपके लिए बड़ा परफेक्ट रहेगा कि 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए को करिकुलर के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हर एक यूनिट के नीचे दिए जाएंगे, साथ ही साथ में कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, यानी वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, MJ प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ठीक है, इसके अलावा मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेट यूनिवर्सिटी। और बिहार वगैरह में भी अगर पूछा था, राजस्थान में, तो सिलेबस अगर यही है तो इसका भी नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप जुड़ सकते हैं। आप जैसे सीरीज खरीदते हैं मार्केट से, तो एक सीरीज का दाम कितना होता है, 60 रुपए, कम से कम 5 सब्जेक्ट का सीरीज आपको लेना पड़ता है एक सेमेस्टर में, तो 300 रुपए की फीस आप केवल सीरीज खरीदने में लगा देते हैं। तो उसके लिए आप केवल 100 रुपए हमारे पास जमा करेंगे, सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स आप आराम से पढ़कर घर पे पढ़ करके आराम से जाए, पेपर दीजिए, कोई इश्यू की बात नहीं, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब हम दोस्तों बिना समय गंवाए हुए अपने जो है इस पर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सैन्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हमने चीजों को समझने का प्रयास किया है,
बहुत ही बेटर अंदाजे में चीजों को आपको पढ़ाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला प्रश्न आपके इसके लिए आ चुका। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से राष्ट्र की परिभाषा किसने दी है, बताएंगे। तो राष्ट्र की परिभाषा दोस्तों किसने दी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्र की परिभाषा दी है किसने, फटाफट से आप बताने का प्रयास। राष्ट्र की परिभाषा दोस्तों दी है गार्नर साहब ने, वैसे कई लोगों ने दी, गार्नर ने दी है इसमें। अगला, राज्य के 4 तत्वों में शामिल है। दोस्तों राज्य के 4 तत्वों में कौन शामिल है, राज्य के 4 तत्वों में जनसंख्या, संप्रभुता और निश्चित भूभाग शामिल है, तीनों शामिल है, भाषा नहीं शामिल है। कौन सा नहीं शामिल पूछा गया, तो भाषा नहीं शामिल है इसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर क्या है। राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर दोस्तों यही है कि राष्ट्र सांस्कृतिक है और राज्य राजनीतिक होता है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का अर्थ क्या है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का अर्थ होता है दोस्तों क्या, इसका अर्थ होता है एक राष्ट्र और एक राज्य का मेल होना, इसी को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। सुरक्षा ने सिक्योरिटी का किसने अर्थ दिया है, सिक्योरिटी का अर्थ किसने दिया दोस्तों, सिक्योरिटी का अर्थ वाल्टर लिपमैन ने दिया हुआ है। रक्षा का संबंध मुख्यतः किससे है, रक्षा का संबंध दोस्तों किससे होता है, ये सैन्य शक्ति होती है रक्षा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। जबकि सुरक्षा सभी चीजों की होती है। सुरक्षा और रक्षा में मुख्य डिफरेंस क्या है, सुरक्षा और रक्षा में दोस्तों अंतर ये होता है कि सुरक्षा व्यापक होती है और रक्षा सीमित होती है। सुरक्षा में सारे पहलू आ जाते हैं, रक्षा में केवल जो है सेनाओं वाले मामले आते हैं। ठीक है, सेना वगैरह की से रक्षा करना, देश की रक्षा करना। 8वां क्वेश्चन से, राष्ट्रीय सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा किस वर्ष के बाद अधिक प्रचलित हुई, मतलब कि किस वर्ष के बाद में। तो ये एक प्रकार से दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला था। इसके बाद से आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत तेजी से बढ़ी, यूएन की स्थापना होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्वों में दोस्तों क्या शामिल नहीं है, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा शामिल है, व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं शामिल होता है। तो डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है देश के भीतर शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, इसी को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, प्रश्न है, बाह्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। आंतरिक सुरक्षा से खतरे नहीं, विदेशों से आने वाले खतरों से सुरक्षा करना, इसको बाह्य सुरक्षा कहते हैं। वहीं पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपका 12 नंबर दिया हुआ है, क्या प्रश्न है, प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों भौगोलिक स्थिति, सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जबकि खेल क्षमता, ये कोई जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा से कौन सा खतरा संबंधित है, बताएंगे। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा से कौन सा खतरा संबंधित है, क्षेत्रीय विवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ दोस्तों, देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। इसका अंतिम उद्देश्य दोस्तों होता है क्या, इसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मूल्यों की रक्षा कहा है। मूल्यों की रक्षा किस विद्वान ने कहा दोस्तों, वो किसने कहा है, अर्नोल्ड वुल्फर्स नाम के विद्वान ने कहा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा किसका उद्देश्य है। राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना किसका उद्देश्य दोस्तों, बताएंगे। ये है राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा किसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, पारंपरिक सुरक्षा मुख्यतः किससे संबंधित है। तो पारंपरिक जो सुरक्षा है दोस्तों किससे संबंधित है, ये संबंधित है सैन्य खतरों से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का।
18 नंबर क्वेश्चन है, अपारंपरिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। अपारंपरिक सुरक्षा में दोस्तों पारंपरिक युद्ध शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सब शामिल होता है इसमें। जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध और जो है आंतरिकवाद, ये सब शामिल होते हैं। पारंपरिक युद्ध जो होते हैं अपारंपरिक सुरक्षा में शामिल नहीं होते हैं, ये पारंपरिक सुरक्षा का भाग है पारंपरिक युद्ध। 19 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को किसने बहुआयामी कहा है, मल्टी डायमेंशनल किसने कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा को दोस्तों, तो उसको कहा है बैरी बूजान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इनमें से बताएंगे। तो भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद, आर्थिक पिछड़ापन और सीमा विवाद, ये तीनों जो है रहे हैं बेसिकली, ये तीनों विवाद जो है दोस्तों रहे हैं सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती। अब आतंकवाद की चुनौती हमारे समक्ष सीमा और तमाम प्रकार के देश, क्योंकि बहुत सारे देशों से सीमा लगती है, तो ऐसे में उसको डिबेट रहता है, और आर्थिक पिछड़ापन भी है। तो ये सारी जो है क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती होती है हमको ये चीज करना। तो इस तरीके से हमने चीजों को समझा। हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला डिपार्ट को और बी करिकुलर चैनल को, इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज आपने मिलिट्री साइंस का इकाई संख्या 1 को समझा, जिसमें आपके 3-4 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कम से कम जो है 20 नंबर का जो है तैयार हो जाता है। ऐसे एक आध यूनिट का और मैं दे दूंगा, या मॉडल पेपर आ जाएगा, मॉडल पेपर में सभी यूनिट का मैं दे दूंगा। और आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। मैंने आपको बताया 100 रुपए फीस में थर्ड सेमेस्टर का आपको पूरा मिल जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की इकट्ठा फीस जमा करने पर केवल जो है 150 रुपए लगेगा। ठीक है।